फिर आती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड कितनी चेंज हो रही है, प्राइस में चेंज के रिस्पेक्ट में डिमांड में कितना चेंज हो रहा है, यह बताता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड for a commodity with reference to change in the price of such commodity। ठीक है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मतलब है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि विद चेंज इन प्राइस जो डिमांड है वो कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। मतलब कि सीधी सी बात है कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर कर रही है कि प्राइस में चेंज की वजह से, प्राइस में एक कोई भी प्रपोर्शन बोल रहा है कि इतने चेंज की वजह से डिमांड कितनी चेंज हो रही है। दिस इज व्हाट वी विल स्टडी अंडर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हाउ मच डिमांड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। ओके, आई होप सो कि इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो मतलब है, ये क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसके, तो क्या हो सकते हैं? स्टैब्लिशेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कैसा रिलेशनशिप स्टूडेंट्स? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज यहां पर हमें एक प्रपोर्शन पता चलेगा कि अच्छा प्राइस में 10% चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो 20% चेंज हो गई। ये प्रपोर्शन हमें पता चला कि प्राइस में चेंज की वजह से आपकी जो डिमांड है उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, एक इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, कि ये जो है हमें क्या शो कर रहा है? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप शो करता है, या एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश करता है। ठीक है, कि कितना चेंज इन प्राइस और उस प्राइस की वजह से कितना चेंज इन दी डिमांड। ओके, एक्सेप्ट प्राइस अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया ही था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा और बाकी के जो सारे फैक्टर्स है वो कैसे रहने वाले हैं? कांस्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो सारे फैक्टर्स है उनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। Higher the value of elasticity, larger the effect of change in price on the quantity demanded। ठीक है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी इलास्टिसिटी की उतना ज्यादा इफेक्ट है किसका? प्राइस का क्वांटिटी डिमांडेड में। मतलब कि मान लो मैं बोल रही हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी इस वे में जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो ईडी है मैं अगर बोल रही हूं कि दिस इज इक्वल टू 0.2 और अगर मैं एक और ले रही हूं कि ईडी इज इक्वल टू 1.2, तो ज्यादा इलास्टिसिटी कहां देखने को मिली? हमें इस वाले में देखने को मिलेगी। इलास्टिसिटी मतलब कि क्या कि अगर मैं बोल रही हूं ज्यादा इलास्टिक है तो मतलब कि प्राइस जो है वो तो थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन जो आपकी डिमांड है वो ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक हम इसे बोल सकते हैं। अगर मैं लेस इलास्टिक बोल रही हूं तो मतलब कि प्राइस में चेंज की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, देखो जब हम ज्यादा इलास्टिक की बात करते हैं तो अगर कोई एक चीज है, कोई भी एक इलास्टिक है जिसमें हम बोल रहे हैं दिस इज मोर इलास्टिक, तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि दिस इज नॉट एज मच इलास्टिक तो, या फिर दिस इज लेस इलास्टिक अगर मैं बोल रही हूँ तो वो क्या शो कर रहा है कि वो जो है बहुत ज्यादा हम उसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, उसकी लिमिट उतनी नहीं है। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ कि हाईली इलास्टिक या मोर इलास्टिक है तो दैट मीन्स कि वो ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, प्राइस में जो भी चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में हमें ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। तो ये जो 1.2 है ये आपको ये शो कर रहा है कि इस वाले से ये वाले की जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, हम लोग अभी आगे सब कुछ पढ़ेंगे, क्या फैक्टर्स है जो कि इलास्टिसिटी डिटरमाइन करते हैं या उसे अफेक्ट करते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझ जाओ कि जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। ठीक है, जितनी कम वैल्यू उतनी कम इलास्टिसिटी। अगर मैं बोल दूं ईडी इज इक्वल्स टू 0 तो ये क्या डिफाइन कर रही है कि बिल्कुल इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है,
कि बिल्कुल जो प्राइस में चेंज हो रहा है उसकी वजह से डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। दिस इज व्हाट ईडी इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें शो कर रहा है कि बहुत ही ज्यादा इन इलास्टिक डिमांड है ये। ओके तो आई होप सो कि ये वाला कंसेप्ट भी या ये वाला जो पॉइंट है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है कि हायर द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके सो आई होप सो कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं, डिमांड इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं और सिंपली इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं। अब बात आती है कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तो और भी चीजें आएंगी, जैसे कि जो हमारी इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है, वो भी आ सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स हम ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसे क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये जो है ये सबसे ज्यादा यूज्ड हमारा क्या है, सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है। बिकॉज हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इतना यूज नहीं कर सकते। जो कॉमनली यूज्ड मेथड है वो यही है। तो वो ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे क्या है कि नेम चेंजेस हो ही जाते हैं। अब इतना लंबा कौन बोलेगा कि हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट किए, तो सिंपली उसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोला जा सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी भी बोला जा सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी टर्म्स आप लोगों के सामने आए तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ओके सो आई होप सो कि ये चीज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक है, फिर परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड्स हैं, मतलब कि ये हम लोग अभी परसेंटेज मेथड पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक मेथड होता है। अब हम वो नहीं पढ़ने वाले हैं बिकॉज दैट इज नॉट इन दी स्कोप ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो हम नहीं पढ़ेंगे वो। बाकी और भी मेथड्स होते हैं, हम लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो है क्या पढ़ना है, परसेंटेज मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो परसेंटेज मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड आउट करने का कुछ ना कुछ मेथड तो होगा। ठीक है, तो हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। इसे हम और भी दूसरे नेम से जानते हैं, दैट इज फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है, नेम्स आप लोगों को याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये होता है कि कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दूसरे नेम्स भी दिए जा सकते हैं। परसेंटेज ना बोल के बोल दिया जाए कि फ्लक्स मेथड से फाइंड आउट करो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये कौन सा मेथड होता है। ओके, elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity demanded to percentage change in price। देखो अभी जब मैंने आप लोगों को elasticity of demand स्टार्टिंग में पढ़ाया तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो वही सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है। हमारे न्यूमरेटर में हम क्या लेंगे, डिमांड फॉर एक्स ही लेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है डिमांड फॉर एक्स में, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे कि कितना चेंज हो रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है किसमें, प्राइस में। प्राइस क्यों लिया, बिकॉज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस को हम मेजर करेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स को हम क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट रखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला है, प्राइस बोला है। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग देखें तो परसेंटेज मेथड में कुछ ये होगा, जैसे कि हमें पता है न्यूमरेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको आप किससे डिवाइड कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब ठीक है, इतनी चीज तो आ गई हमें समझ में कि ऐसे करना है, लेकिन इसका कुछ फॉर्मूला भी होता होगा ना, मतलब कि ये जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऐसे फाइंड आउट करेंगे। बिकॉज मान लो कि आपको जो है कोई एक शेड्यूल दे दिया, आपको कोई एक इंफॉर्मेशन दे दी इस काइंड की, और बोल दिया कि जो प्राइस है वो 20 से 25 गया है और जो डिमांड है वो 100 से 70 गई है। तो अब इसमें परसेंटेज तो कहीं से नहीं दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो हमें परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिर यहां से हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास में प्रॉपर क्या है, फॉर्मूलेज हैं, उन्हें हम देखते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी दैट इज चेंज इन क्यू। ओके, ये डेल्टा क्यू हम लिखेंगे, इस डेल्टा को हम क्या बोलेंगे, चेंज इन क्यू। ठीक है, सो दिस इज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी दैट इज क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 100 को मल्टीप्लाई करने से वो परसेंटेज में आ ही जाता है। अब कैसे निकालना है इसे, चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखो वो जो हमने अपने वैल्यूज लिए उसी के बेसिस पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, 100 से ये कहाँ आया, 70 पे आया। कितनी क्वांटिटी चेंज हुई स्टूडेंट्स, 30 यूनिट्स की चेंज हुई है। तो ये जो आपका चेंज इन क्यू है ये कितना आएगा, 30। इसको डिवाइड करोगे किससे, इसको डिवाइड करोगे इनिशियल क्वांटिटी से। अब इनिशियल क्वांटिटी क्या है हमारी, 100 इज आवर इनिशियल क्वांटिटी। पहले हम 100 यूनिट्स क्या कर रहे थे, पहले हम 100 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, लेकिन फिर हम 70 यूनिट्स पर गए। तो मतलब कि हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 100 है। इसको डिवाइड कर दो 100 से, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हमने ये किया, तो ये कितना आया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यह आया हमारा 30। ठीक है, ये 30 आ गया। तो ये आपका एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली। फिर जो नेक्स्ट आती है, अब जैसे कि ये चेंज इन क्वांटिटी बोला है, ओके, ये जो चेंज इन क्वांटिटी बोला है इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, Q1 माइनस Q करके, जो कि मैंने आप लोगों को करवा ही दिया, 70 माइनस 100 करना है। ठीक है, ये है आपका Q1, ये है आपका Q, ये है आपका P1 और ये है आपका P। ठीक है, तो Q1 माइनस Q करेंगे दैट इज 70 माइनस 100 करेंगे तो ये क्या आएगा, -30 आएगा। नाउ एक चीज याद रखना कि ये जो आपका ED है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, ये हमेशा नेगेटिव में ही आंसर इसका आता है। नेगेटिव में आंसर क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, एक बढ़ेगी तो दूसरे को कम होना ही है, और जो कम होगी वो माइनस में आंसर ले आएगी। मान लो कि यहाँ पर हम कुछ अपोजिट जो है वो दे देते कि मैंने बोल दिया कि आपकी जो प्राइस है वो 25 से 20 गई है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 70 से 100 गई है। ठीक है, तो अब इस केस में ये जो आपका चेंज इन क्यू निकलता, वो आप क्या निकालते, 100 माइनस 70, तो वो तो +30 आता। लेकिन जब आप चेंज इन पी निकालते तो आप क्या करते, 20 माइनस 25 करते, तो ये आंसर फिर से किस में आता, माइनस में आता। तो अल्टीमेटली दोनों में से कुछ ना कुछ तो माइनस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब कि हमेशा आपका जो ED है वो किस में आता है, माइनस में आता है, मतलब कि नेगेटिव आता है, और उसके पीछे का रीजन है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो उससे हमें नहीं घबराना है कि नेगेटिव कैसे आ गया, वो नेगेटिव ही होगा। वैसे हम जो है इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं बिकॉज वो तो आना ही है। ठीक है, तो उसे हम इग्नोर करके और जो हमारी वैल्यूज है वो बताते हैं। मतलब कि जैसे कि अभी अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था ना, हायर दी वैल्यू हायर वुड बी दी इलास्टिसिटी, राइट। तो मतलब कि अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास में जो वैल्यूज है वो है -0.2 और -1.2। ठीक है, अगर मैं आपको ये वैल्यूज बोलूं तो अगर आप इस माइनस को कंसिडर कर लोगे तो आप बोलोगे कि मैम 0.2 जो है वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है, राइट, अगर माइनस को हम कंसिडर कर ले तो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में जो है हमें माइनस को कंसिडर नहीं करना है, उसे इग्नोर करो, उसे लिखो। माइनस हम लिखेंगे लेकिन उसे अपने माइंड में नहीं लाना है, हमें क्या समझना है कि ये सारे नंबर्स हमारे पास में प्लस में। तो अब ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, 1.2 बड़ा है, मतलब कि 1.2 वाली जो भी कमोडिटी है उसकी ज्यादा इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि आप लोगों को जो है इस माइनस साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, तो अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। जैसे हमने ये फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स, सेम वे में हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस दैट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये डेल्टा पी दैट इज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, P1 माइनस P करके, वही सेम चीज P1 माइनस P करें हम तो 25 माइनस 20 ये कितना आया, ये आया हमारा 5 डिवाइडेड बाय क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस क्या है आपका, P है, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका 10
हाँ सॉरी 25, आई वॉज राइट। ये कितना आ गया 25, ठीक है। अब इसे 30 डिवाइडेड बाय 25 कर दो, आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर आपके पॉइंट्स आएंगे वो हो जाएगी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड आउट करनी होती है। ओके, आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई है। नाउ जैसे हम लोगों ने परसेंटेज मेथड पढ़ा है स्टूडेंट्स, सेम वे में हम एक और मेथड देखेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड होता क्या है, देखो ये जो हमारी चीजें हैं, ये जो हमने बोला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट। फिर उसके बाद में हमने एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट ये सारी चीजें पढ़ी है। तो जो आपका प्रोपोर्शनेट मेथड है उसमें हम ये ना लिख कर क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ये चीजें लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये आपका प्रोपोर्शनेट मेथड आया, हमें क्या पता है, हमें न्यूमरेटर में लेना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये होता है आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को फाइंड आउट करने का। तो इस पूरे को हमने क्या ले लिया, इस पूरे को हमने अपने न्यूमरेटर में ले लिया। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेना है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ले लेंगे हम, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बता रहा है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 100 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, फिर बचा कुछ ये, ठीक है। अब जैसे कि एक रूल आप लोगों को पता ही होगा, ये जो है स्टूडेंट्स ये कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, राइट, और ये जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में दिखेगा, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाइड बाय पी इंटू क्यू, ठीक है। ये आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। ओके, कि हमने क्या किया है, चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू किया है और उसको मल्टीप्लाई किया है पी बाय क्यू से। मतलब कि ये जो है इधर पे गया, ये इधर पे गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखती, क्यू मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पी, और ऊपर जो है हम न्यूमरेटर में ले रहे हैं चेंज इन क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी, ठीक है। इस फॉर्म में लिखती या इस फॉर्म में लिखूं, मतलब तो सेम ही है, मल्टीप्लाई का साइन है तो जो मतलब है वो तो सेम ही निकल रहा है। बस हमने क्या किया, उसको स्प्लिट करके लिख दिया है ताकि जो है वो हमें थोड़ा सा इजी रहे। ओके, तो आप इस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो और वो पूरा जो हमारा परसेंटेज मेथड वाला फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों जो है सिमिलर है, दोनों सेम है और दोनों से सेम आंसर आने वाला है। ओके, आई होप सो कि ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई है।